हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट अमेंडमेंट्स जो एप्लीकेबल है असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए। जी हाँ दोस्तों, जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 26 मई एंड ऑनवर्ड अप टू जनवरी 27 तक, सबके लिए फाइनेंस एक्ट 2025 एप्लीकेबल है। इसके लिए आपका प्रीवियस ईयर होता है बेटा 1/4/25 से लेकर 31 मार्च 26, दैट इज 25-26, एंड असेसमेंट ईयर इज 26-27। सो ऑल अमेंडमेंट्स जो भी एप्लीकेबल हैं विथ एमसीक्यूज, सारे एमसीक्यूज भी हैं एंड केस स्टडी बेस्ड डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों ये अमेंडमेंट्स सीए स्टूडेंट्स, सीएमए स्टूडेंट्स, सीएस एज वेल एज यूपीएससी में जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एमबीए, एमकॉम, बीकॉम, सबके लिए एप्लीकेबल है। सो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक। तो पहला अमेंडमेंट सैलरी चैप्टर से है दोस्तों सैलरी चैप्टर में दो अमेंडमेंट्स हैं प्रीवियस ईयर 25-26 के लिए। एक तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के डेफिनेशन में एक लिमिट चेंज हुआ है, और दूसरा मेडिकल फैसिलिटीज रिलेटेड भी यहाँ पे भी एक छोटा सा लिमिट चेंज हुआ है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सैलरी वाला चैप्टर तो सबके लिए इंडिया में इंपॉर्टेंट है, और ये दो डेफिनेशन सबके लिए इंपॉर्टेंट ही है। सो चलिए देखते हैं दोस्तों क्या होता है इस स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज का अमेंडमेंट। दोस्तों स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज का डेफिनेशन तो जरूरी है, परक्विजिट्स टैक्सेबल है कि नहीं, कौन कौन से परक्विजिट्स टैक्सेबल होता है स्पेसिफाइड पे, वो भी मैं बताऊंगा। तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के डेफिनेशन पे आप सबको याद रखना ये DS 4 lakhs, दैट इज कोई डायरेक्टर है किसी कंपनी का, वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, ये सबको पता है। एस मीन सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, अगर आप जिस कंपनी में काम करते हो वहाँ पे 20% और मोर वोटिंग राइट है, तो आपका वहाँ पे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। एंड द लास्ट वन इज, यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ है दोस्तों, इसको ध्यान से देखेंगे, योर सैलरी इनकम एक्सीड्स 4 lakhs। जी हाँ दोस्तों, ये पहले 50,000 हुआ करता था। सो दिस इज योर फर्स्ट अमेंडमेंट। स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज में डायरेक्टर पहले के तरह ही है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाले पहले के तरह ही है, हाई सैलरी एम्प्लॉय दैट इज योर इनकम अंडर द हेड सैलरी एक्सीड्स 4 lakhs। अब अगर आपका सैलरी इनकम 4 लाख से एक्सीड करता है तो आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बन जाएंगे दोस्तों। और ये 4 लाख का कैलकुलेशन किस तरह से करना होता है, ओनली सैलरी में कैश अमाउंट लेंगे, नॉन कैश परक्विजिट दैट इज रेंट फ्री एकोमोडेशन, फ्री कार फैसिलिटीज, ये फ्री एजुकेशन फैसिलिटीज, ये सब नहीं लेंगे, ओनली कैश वाला आइटम लेने का। एंड दोस्तों सैलरी इनकम तो हमेशा स्वीट 16(1)(a), स्वीट 16(2), स्वीट 16(3) के डिडक्शंस के बाद होता है, दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शंस के बाद, दैट इज एंटरटेनमेंट अलाउंस के डिडक्शंस के बाद, दैट इज प्रोफेशनल टैक्स के डिडक्शंस के बाद। और दोस्तों याद होगा आपको डिफॉल्ट स्कीम पे 16(2) एंटरटेनमेंट का, 16(3) प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलता है, ओनली नॉर्मल स्कीम पे तीनों को मिलता है। और स्टैंडर्ड डिडक्शंस का अमाउंट कभी नहीं भूलना है, 50,000 नॉर्मल स्कीम पे एंड 75,000 डिफॉल्ट स्कीम पे। सो दोस्तों ये फर्स्ट अमेंडमेंट, तो क्या बोलेंगे, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज का वो सैलरी का लिमिट 50,000 से चला गया 4 lakhs तक। सो याद रखना है DS 4। आइए दोस्तों इस पे कुछ एमसीक्यूज एंड केस स्टडीज देखते हैं बड़ा प्यार से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड while calculating salary of 4 lakh limit? तो सिंपल बेटा, बेसिक सैलरी कंसिडर्ड, बोनस कंसिडर्ड, कैश कंसिडर्ड, रेंट फ्री एकोमोडेशन ये 4 लाख के लिमिट में कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज ये नॉन कैश है। दूसरा क्वेश्चन देखते बेटा, मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड विथ 3 कंपनीज, कैश सैलरी एक्स से 220, वाई से 160, जेड से 40, एंड इज नाइदर डायरेक्टर भी नहीं है, होल्ड्स नो शेयर होल्डर भी नहीं है, तब तो ये बंदा तभी बनेगा स्पेसिफाइड अगर वो 4 लाख को क्रॉस करता है। एंड डिडक्शन अंडर स्वीट 16 इज 50,000 नॉर्मल स्कीम का है।
डिटरमाइन हिज स्टेटस। बेटा 220 प्लस 160 प्लस 40 ये सबको जोड़ने से 4,20,000 आता है दोस्तों। उससे 50,000 माइनस करें तो योर सैलरी इनकम इज ओनली 3,70,000। तो आपका आंसर बनेगा नॉट अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक बी रिसीव सैलरी बेसिक सैलरी 4,30,000। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ये भी पैसा आपके हाथ में नहीं आता है। रेंट फ्री भी पैसा आपके हाथ में नहीं आता है। तो सैलरी का लिमिट चेक करने के लिए ओनली टैक्सेबल, तो 430 से 50,000 नॉर्मल स्कीम का स्टैंडर्ड डिडक्शंस माइनस कर देंगे। इट्स 380 लेस देन 4 लाख। यू आर नॉट अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। नाउ बेटा और एक क्वेश्चन देखते हैं केस स्टडी बेस्ड। मिस्टर पी इज एम्प्लॉय विद 2 कंपनीज, 2 कंपनी में काम कर रहे हैं। इज कैश सैलरी फ्रॉम बोथ द एम्प्लॉयर्स आफ्टर स्वीट 16 इज 4,05,000। वाओ, ये 4,05,000 स्वीट 16 के बाद है। तो आपका सैलरी इनकम 4 लाख को पार कर दिया। सो यू विल बिकम स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। सो दोस्तों ये था स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। क्विकली बोलेंगे DS4 डायरेक्टर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ऑन सैलरी इनकम 4 लाख। अगर आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज खो जाते हो ना तो वो कार फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज, सर्वेंट फैसिलिटीज, फ्री जर्नी और फ्री गैस इलेक्ट्रिसिटी, फ्री गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर ये टैक्सेबल है। ये सिर्फ 5 ही परक्विजिट्स के लिए सर फोड़ना पड़ता है कौन है स्पेसिफाइड कौन नॉन स्पेसिफाइड। तो इनका नाम भी याद रख लेना, कार फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज, सर्वेंट और फ्री जर्नी, फ्री गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर। अगर आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज है तो ये सब टैक्सेबल है, अगर आप स्पेसिफाइड नहीं है तो ये सब टैक्सेबल नहीं है। नाउ दोस्तों सैलरी चैप्टर में एक छोटा सा और अमेंडमेंट आया है, मेडिकल फैसिलिटीज। पूरा डिटेल में मैं समझा दूंगा, पहले एक बार जो अमेंडमेंट है वो बता देता हूं। दोस्तों मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया होता है ना, तो वहां पे और ट्रीटमेंट और स्टे एब्रोड, इंडिया के बाहर का ट्रीटमेंट और स्टे का खर्चा एग्जेम्प्ट होता है टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय RBI। यहाँ पे कोई अमेंडमेंट नहीं है दोस्तों। बट ट्रैवल के लिए, ट्रैवल विथ 1 अटेंडेंट, तो पैसेंजर जाता है ट्रैवलिंग का खर्चा मालिक दे देता है विथ 1 अटेंडेंट। इसका लिमिट 8 लाख कर दिया गया है। इफ GTI एक्सीड्स 8 लाख, अगर GTI आपका 8 लाख को पार करता है तो ही ट्रैवल का खर्चा टैक्सेबल होगा। GTI अगर 8 लाख तक है तो ट्रैवल का खर्चा फुल्ली एग्जेम्प्ट, मालिक ने जो भी ट्रैवल का खर्चा दिया फुल्ली एग्जेम्प्ट। दोस्तों ये पहले 2 लाख हुआ करता था, नाउ दे मेड इट टू 8 लाख। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आइए दोस्तों पूरा डिटेल्स ही बता देते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट इंडिया में हुआ है नॉट टैक्सेबल। अगर एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट या अप्रूव हॉस्पिटल में या अप्रूव डिजीजेस के लिए या COVID-19 रिलेटेड डिजीजेस के लिए अगर एम्प्लॉयर ने खर्चा किया है एम्प्लॉइज या उसके फैमिली मेंबर पे, टैक्स फ्री है। टैक्सेबल क्या है, ऐसे कोई रिम्बर्समेंट कर दिया जहां तक का ट्रीटमेंट पे, वो टैक्सेबल है। सो मेडिकल ट्रीटमेंट इन एनी हॉस्पिटल मेंटेन बाय एम्प्लॉय गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी अप्रूव by government for specified disease COVID-19 all tax free। मेडिकल ट्रीटमेंट ऐसे रिम्बर्समेंट कर दिया कोई क्लिनिकल या हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट पे टैक्सेबल, और फॉरेन का बता दिया। बेटा यहाँ पे छोटा सा पॉइंट और भी ध्यान दे देना, मेडिकल पॉलिसी अगर मालिक ने लिया एम्प्लॉय और उसके फैमिली मेंबर के लिए टैक्स फ्री। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी टैक्स फ्री। फैमिली का मतलब स्पाउस, चिल्ड्रेन, डिपेंडेंट नॉट डिपेंडेंट सब चलेगा। पेरेंट्स, ब्रो, सिस्टर तभी चलेगा अगर पेरेंट्स, ब्रो, सिस आप पे डिपेंडेंट हो। डिसीजेस का नाम है, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, जो आपने पहले पढ़ा था वही है। तो अमेंडमेंट ओनली फॉरेन ट्रैवल को रिलेटेड है। वो पहले 2 लाख के ऊपर अगर GTI टैक्सेबल होता था, अब 8 लाख के ऊपर GTI तो टैक्सेबल होगा। आइए दोस्तों इसमें MCQs और कुछ केस स्टडीज देखते हैं। मेडिकल रिम्बर्समेंट प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फॉर ट्रीटमेंट हॉस्पिटल मेंटेन बाय एम्प्लॉयर, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, फुल्ली एग्जेम्प्ट। मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया वो भी एग्जेम्प्ट है, ट्रीटमेंट का खर्चा RBI। ओनली ट्रैवल वाला पे थोड़ा सा चक्कर है। आ गया ट्रैवल ऑफ 1 अटेंडेंट
for medical treatment outside India is exempt if GTI does not exceed 8 lakhs. ये important है, GTI 8 lakhs. Explain the tax treatment of travel expenses. The travel expenses one attended medical treatment will be exempt if GTI does not exceed 8 lakhs. Fully taxable if GTI exceeds 8 lakhs. तो आइए दोस्तों और दूसरे क्वेश्चन देखते हैं. Mr. Kunal, employee of PQR, went abroad for medical treatment. Employer paid medical treatment as per RBI permission. Fully exempt. Travel expenses. Mr. Kunal का GTI 10,50,000 है. Oh my God. State the tax treatment of medical expenses. Medical expenses तो exempt और travel क्या हो जाएगा? Taxable. Medical treatment exempt RBI and travel taxable होगा because GTI exceeds 8 lakhs. और एक क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों. Mr. Akash, an employee of XYZ Limited, went outside India for medical treatment. Employee incurred following expenses. Stay abroad. ये exempt है to the extent permitted by RBI. Travel one attendant. ये taxable होगा कि नहीं? If GTI income is 740 तो ये भी exempt, ये भी exempt. सब exempt. 650 भी exempt और 8 लाख से कम है तो फिर ट्रैवल भी exempt. नाउ दोस्तों सैलरी हो गया. HP में कोई अमेंडमेंट नहीं है. नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज इनकम एट द हेड कैपिटल गेन. कैपिटल गेन में एक छोटा सा अमेंडमेंट है जो 54 EC यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग को ट्रांसफर करके स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं विद इन 6 मंथ्स तो 50 लाख तक का CG एग्जेम्प्ट होता है. उस बॉन्ड्स के डेफिनेशन में कुछ चेंजेस आए हैं. तो लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड बॉन्ड्स वो होते हैं जो रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स है. ये तो ठीक ही है. NHAI का नाम आपने सुना है, RECL का नाम आपने सुना है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का नाम आपने सुना है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन. ये नया पोर्शन मिल जाएगा. न्यूली नोटिफाइड बॉन्ड्स. हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड हुडको का बॉन्ड इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 25 में भी अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो 54 EC का एग्जेम्पशन मिलेगा. इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IREDA का भी बॉन्ड्स खरीदोगे बट कंडीशन है कि 9 जुलाई 25 या उसके बाद इशू हुआ होगा तो एग्जेम्पशन मिलेगा. तो बेटा अब से आप लोग CG का 54 EC का एग्जेम्पशन करोगे. हुडको और IREDA का बॉन्ड भी ध्यान रखना. तो टोटल 6 बॉन्ड्स हो गए. NHAI, RECL, PFC और इंडियन रेलवे तो आपको पता ही था 2 बॉन्ड्स और आ गए. बस इतना ही अमेंडमेंट है. थोड़ा सा टैक्स रेट पे डिस्कशन करेंगे CG के टैक्स रेट पे आगे चलकर. अभी हम लोग चैप्टर वाइज चलते हैं दोस्तों. इनकम अंडर द हेड PGBP. PGBP में कोई मेजर अमेंडमेंट्स नहीं है, कुछ थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन है दोस्तों. सेक्शन 37 पढ़े होंगे आप लोग, जनरल डिडक्शंस. कोई भी एक्सपेंसेस 30 से 36 तक कवर्ड नहीं है, कैपिटल नेचर का नहीं है, इसी साल इनकर्ड हुआ है और कोई ऑफेंस या प्रोहिबिटेड बाय एनी लॉ इन इंडिया आउटसाइड इंडिया नहीं है तो वो अलाउड है. तो प्रोहिबिटेड ऑफेंस को लेकर कुछ क्लेरिफिकेशंस है, हल्का सा देखना है. एक्सपेंडिचर ऑफ एनी ऑफेंस और एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ इज नॉट अलाउेबल. Such expenditure include offences prohibited act in India, outside India, illegal benefits, perquisites, वो जो डॉक्टर जी को फ्री गिफ्ट वगैरह देते हैं, compounding of offence, settlement of proceeding of notified contraventions. तो बेटा ये नोटिफाइड कर दिया गया है. कुछ भी आपका कॉन्ट्रावेंशन हुआ है इसका सेटलमेंट, प्रोसीडिंग्स का सेटलमेंट रिलेटेड कोई खर्चा हुआ है, नॉट अलाउड. तो हल्का सा ध्यान रखेंगे. 23 अप्रैल का है. सो क्या क्या है बेटा? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, सेबी एक्ट का कोई कॉन्ट्रावेंशन का है सेटलमेंट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, डिपॉजिटरी एक्ट, कंपटीशन एक्ट. तो यहाँ पे कंपटीशन एक्ट को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे. ये नोटिफाइड कॉन्ट्रावेंशंस हो गए.
इस एक्ट में कुछ घपला हुआ है, उसके प्रोसीडिंग का सेटलमेंट रिलेटेड खर्चा के नॉट अलाउड एज डिडक्शंस। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान देंगे। फ्री वीज टू डॉक्टर बाई फार्मा कंपनीज आर डिसअलाउड, ये पहले का ही है। तो बेटा इसमें कुछ एमसीक्यूज हम लोग और केस स्टडीज देखते हैं दोस्तों। Which of the following expenses not allowed deduction while computing PGBP notification 23rd April का? तो फर्स्ट ऑप्शन सेटलमेंट अमाउंट पेड फॉर कंट्रावेंशन अंडर कंपटीशन एक्ट, तो सेबी एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, डिपॉजिटरी एक्ट और कंपटीशन एक्ट ध्यान रखेंगे। XYZ फार्मा लिमिटेड इनकर्ड फॉलोइंग एक्सपेंसेस 25-26 में। It distributed free gift sponsorship trips to medical practitioner, promoted to its medicines. It violate medical council regulations, तो ये तो allowed ही नहीं है। It paid settlement amount to SEBI, preceding initiated SEBI Act, ये भी allowed नहीं है। It paid office rent for registered office, ये तो allowed है। XYZ claim all expenses, all expenses की हमारे बच्चों से पूछ लेते आप लोग। तो यहाँ पे विच ऑफ द अबोव एक्सपेंडिचर अलाउेबल, तो बेटा कौन सा खर्चा नॉट अलाउेबल, तो 1 and 2, ओनली 1 and 2 नॉट अलाउेबल और 3 अलाउेबल। सो ये बेटा पीजीबीपी का एक छोटा सा अमेंडमेंट और एक छोटा सा डेफिनेशन में चेंज आया, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। दोस्तों माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस तो आप जानते ही होंगे, 43BH, इसका पेमेंट आपको इनके टाइम लिमिट के अंदर करना है। और दोस्तों इनका टाइम लिमिट बताया गया था कोई एग्री डेट, और एग्री डेट नहीं है तो 15 डेज, और एग्री डेट में भी 45 डेज था। अगर आपका ट्रांजेक्शन्स माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज के साथ है, उन्होंने आपको कोई सप्लाई किया है सर्विसेज या प्रोडक्ट या कुछ भी, तो उनको आपको एग्री डेट के अंदर पेमेंट करना है। तो एक्सपेंसेस का डिडक्शन एक्रूअल बेसिस 43B हम लोग को पता है, रिटर्न भरने का ड्यू डेट तक दे दिए तो 25-26 में अलाउड होगा। ड्यू डेट के बाद देते थे तो जब प्रीवियस ईयर में देंगे उसी प्रीवियस ईयर में अलाउड है। बट माइक्रो एंड स्मॉल के लिए एग्री डेट विद इन 45 डेज ही होना चाहिए, उसके अंदर दे दिए तो एक्रूअल बेसिस पे अलाउड है, और उसके बाद देते हो तो पेमेंट बेसिस पे। और जहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं है कि आपको कब पेमेंट करना है, तो 15 डेज बस यही है। तो माइक्रो एंड स्मॉल के इंटरप्राइज के डेफिनेशन में हल्का सा चेंजेस हुआ है। क्या हुआ है, पहले तो ये समझना माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंटरप्राइजेस ही आएंगे। सो डेफिनेशन में चेंजेस क्या हुआ है, माइक्रो इंटरप्राइज तभी होगा इफ बोथ द कंडीशन सेटिस्फाइड, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट does not exceed 2.5 CR and turnover does not exceed 10 CR। important है दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंटरप्राइज स्मॉल माइक्रो में तभी क्लासीफाई होगा कि बोथ द कंडीशंस, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन PME प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट, बिल्डिंग नहीं लैंड नहीं, PME इज अप टू 2.5 CR एंड टर्नओवर इज अप टू 10 CR। सर स्मॉल इंटरप्राइज में कौन आएगा, ऊपर वाले फिगर को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज PME 25 करोड़ और टर्नओवर 100 करोड़। तो ये दोनों को ध्यान रखना है। इंस्टीट्यूट इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी दे देगा या बोल देगा कि आपका सप्लायर का ये टर्नओवर लिमिट है, ये इन्वेस्टमेंट है, फिर आपको 43BH लगाना है दोस्तों। आइए दोस्तों इसमें MCQs देखते हैं, क्या है इस पे MCQs। An enterprise engaged in service has investment in equipment 2 CR, turnover 9 CR, तो 2.5 CR तक ही है और 10 CR तक है, तो आप बन जाएंगे माइक्रो इंटरप्राइजेस दोस्तों। MSME क्लासिफिकेशन अप्लाइज टू ओनली मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एंटरप्राइजेस के लिए ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर अदर सोर्सेज में कोई अमेंडमेंट नहीं दिखा, तो डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम पे एक हल्का सा अमेंडमेंट है, हल्का सा अमेंडमेंट 80CCD, तो याद ही होगा नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम पे आपके मालिक पैसा डालता है तो सैलरी में प्लस होता है,
और फिर ATCCD में माइनस हो जाता है डिडक्शन। यहाँ पे आपका भी कंट्रीब्यूशन होता है तो उसका भी डिडक्शंस मिल जाता है आपको ATCCD में। ATCCD 1 पे आपके पैसे का डिडक्शंस मिलता है, ATCCD 2 पे मालिक के पैसे का डिडक्शंस मिलता है, यस। और ATCCD 1B आपको याद होगा जिसपे वो एक लिमिट से ऊपर एक्स्ट्रा 50,000 का डिडक्शंस मिलता है। ATCCD 1B अगर हम लोग 1 में फंस गए लिमिट के अंदर तो एक्स्ट्रा 50,000 तक का 1B में डिडक्शंस मिलता है, आपको याद आ रहा होगा। हाँ, वहां पे एक छोटा सा पॉइंट ऐड हो गया, NPS वात्सल्य अकाउंट फॉर चिल्ड्रेन। ये NPS वात्सल्य अकाउंट मतलब ये माइनर चाइल्ड के नाम पे भी NPS में पैसा जमा किया जा सकता है, यही अमेंडमेंट है। तो उनके नाम पे पेरेंट्स गार्जियन डिपॉजिट करेगा ना तो उनको ATCCD 1B में वो जो 50,000 का लिमिट था उसी लिमिट में प्लस करके अभी भी अमाउंट 50,000 का ही डिडक्शन मिलेगा। तो ATCCD 1B में पहले एक अमाउंट होता था आपका कंट्रीब्यूशन, अब आप अपने लिए कंट्रीब्यूट करो प्लस अपने माइनर चाइल्ड के लिए, दोनों का जोड़ के 50,000। माइनर बच्चा को तो डाल दिया, खुशी हो गया होगा, बट वो 50,000 का लिमिट वही है। तो यार वो पहले भी अच्छा था, हम लोग को भी 50,000 का लिमिट मिलता था अपने पैसा पे, अब अपने भी पैसा प्लस हमारे बाले बच्चों का भी पैसा पे हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे तो भी आ जाएगा 50,000। तो कोई खास एक्स्ट्रा इफेक्ट देने वाला नहीं है। तो ATCCD 1B पे आपका पैसा 50,000 था, 1000 तो 50,000 तो रह ही गया, अब आपने माइनर चाइल्ड के नाम पे भी NPS पे जमा करोगे ना तो भी ATCCD 1B पे डिडक्शन मिलेगा। और विड्रॉल पे 25% को क्रॉस नहीं करता है विड्रॉल तो वो टैक्स फ्री होगा। आइए देखते हैं डिटेल में। तो बस याद रखना पेंशन स्कीम में वात्सल्य भी आ गया, NPS वात्सल्य स्कीम। सो सेक्शन 80CCD 1B allows additional deductions up to 50,000 for contribution to national pension scheme, now extended to include NPS वात्सल्य account for children, चिल्ड्रेन के लिए भी सब्जेक्ट टू ओवरऑल कैप 50,000। ओ निर्मला सीतारमन मैम जी, तो हमारे लिए 50 था, बच्चों को डाले तो 50-50 1 लाख कर देते ना। नहीं करूंगी, ठीक है मैम, मत कीजिए, बच्चों को मैं याद कराऊंगा। इंक्लूडिंग बोथ रेगुलर मतलब आपका पेंशन वाला और NPS वात्सल्य कंट्रीब्यूशन। NPA एनी पेमेंट फ्रॉम NPS ट्रस्ट टू पेरेंट्स गार्जियन ऑन पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम माइनर्स अकाउंट एग्जेम्प्ट टैक्स। अगर वो विड्रॉल भी करते ना वो भी एग्जेम्प्ट प्रोवाइडेड इट डज नॉट एक्सीड 25% ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय पेरेंट्स गार्जियंस। सो सेम ही है पहले की तरह, कुछ भी नहीं, बस एक नया आइटम जोड़ दिया, अमाउंट तो वही रखा। थोड़ा सा ATCCD 1B के बारे में बता देता हूँ। ATCCD 1B प्रोवाइड्स एडिशनल डिडक्शंस अप टू 50,000 कंट्रीब्यूशन मेड बाय इंडिविजुअल टू पेंशन स्कीम। इसको एक्सटेंड करके वात्सल्य आ गया। NPS वात्सल्य स्कीम क्या है? It enables parents guardian to start national pension scheme for children. However, aggregate deduction ATCCD 1B including अपना चुन्नू मुन्नू का shall not exceed 50,000. NPS वात्सल्य scheme is for minor Indian citizen. Indian citizen के लिए up to 18 years age. The account is open operated by guardian on behalf of minor. When minor becomes adult, बड़े हो जाओगे, account continue for NPS tier 1 बन जाएगा। तो ये छोटा सा अमेंडमेंट है, बस NPS में ध्यान रखना है बेटा, ये इरिलेवेंट है फिर भी बता देते हैं। एग्जेम्पशन फॉर फ्रॉम विड्रॉल फ्रॉम नेशनल सेविंग स्कीम। नेशनल सेविंग स्कीम पे पहले डिडक्शंस मिलता था ATCCA पे, वो स्टॉप कर दिया गया 1492 तक के बाद से। नेशनल सेविंग स्कीम CA स्टूडेंट्स आपके स्टडी मेट पे नहीं है, नॉलेज के लिए बाकी का आप लोग देख लेंगे सब कोई। नेशनल सेविंग स्कीम का डिडक्शंस 92 से बंद हो गया और अब क्या कर दिया गया, उसमें अगर किसी ने पैसा रखा था उसका इंटरेस्ट भी बंद कर दिया। NSS बैलेंस पे इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा 1 अक्टूबर 24 से। तो NSS स्कीम में कोई पुराने जमाने पे दादाजी दादी जी लोग पैसा रखे थे तो वहाँ से इंटरेस्ट वगैरह भी मिलता था, अब इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। तो सभी लोग वो पैसा निकालना शुरू करेंगे
तो आज हम लोग पैसा निकालेंगे तो टैक्स भी नहीं लगेगा। तो आज आपको एग्जाम के लिए ये ध्यान रखना है, नेशनल सेविंग स्कीम से पैसा निकालेंगे ऑन और आफ्टर 29 अगस्त 24, प्रिंसिपल इंटरेस्ट नॉट टैक्सेबल। नेशनल सेविंग स्कीम से पैसा निकालेंगे ऑन और आफ्टर 29 अगस्त, प्रिंसिपल इंटरेस्ट टैक्स फ्री। दोस्तों अब अपनी को छोटा सा अमेंडमेंट्स मिलेगा, फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम सेल्फ असेसमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोग को याद होगा अपडेटेड रिटर्न, अपने को एक अपडेटेड रिटर्न लगाना पड़ता है, लेट रिटर्न भी लगा सकते हैं, अपडेटेड रिटर्न। सो अपडेटेड रिटर्न का पहले टाइम था 2 years फ्रॉम एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। हाँ सर, हम लोग तो लास्ट ईयर पढ़े थे, 2 years को काट कर अब 4 years तक अपडेटेड रिटर्न लगा सकते हो, 4 years तक। सो पहले था 2 years from the end of relevant assessment year, now time limit extended to 48 months, यानी 4 years from the end of relevant assessment year। end of relevant assessment year का पहले एग्जाम्पल देख लीजिए, ध्यान से देखेंगे बेटा। आपका असेसमेंट ईयर 23-24 है, तो एंड ऑफ असेसमेंट ईयर 31 मार्च 24 होगा। इसमें 4 साल जोड़िए तो आप 31 मार्च 28 तक असेसमेंट ईयर 23-24 यानी प्रीवियस ईयर 22-23 का अपडेटेड रिटर्न असेसमेंट ईयर के खत्म होने के 4 साल के अंदर कर सकता है। तो फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग अपडेटेड रिटर्न विल बिकम 31 मार्च 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अपडेटेड रिटर्न नाउ 48 मंथ्स। ध्यान रखना ये सबके पेपर में छपने वाला है। टाइम लिमिट फॉर 48 मंथ्स कहाँ से स्टार्ट करेंगे, काउंटेड फ्रॉम एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर नहीं देखना है, इनकम टैक्स में सब कुछ असेसमेंट ईयर से, तो 31 मार्च 24 से। और भी क्वेश्चंस मिलेगा दोस्तों। सो ये अपडेटेड रिटर्न 2 years फ्रॉम एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के जगह क्या बोलेंगे, 4 years फ्रॉम एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। बट आपको बहुत भारी भरकम एडिशनल टैक्स भी देना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा। 1 year तक करते थे तो 25% एडिशनल टैक्स पहले का ही नियम है, और 2 years तक अपडेटेड रिटर्न फाइल कर लेते थे तो सीधा डबल 50%। अब सरकार ने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया 4 year, तो आप सेकेंड ईयर के बाद 3rd ईयर तक करेंगे तो 60%। ये दोनों नया है, इस पे ध्यान रखना। एंड 4 years तक करेंगे तो 70%। तो ध्यान रखना दोस्तों, अपडेटेड रिटर्न 4 year फ्रॉम एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, एंड एडिशनल टैक्स कितना देना है, अप टू 1 year कर दिया तो 25%, 1 year के बाद 2 years तक कर दिया तो 50%, 2 year से 3 year के बीच कर दिया 60%, और 3 year से 4 year कर दिया 70%। 4 year के बाद नो, फांसी पे चढ़ा देंगे। इसमें बहुत अच्छा सम सीए के स्टडी मैट पे है जो आप लोग नॉर्मल क्लास में करेंगे। एंड जिन जो बच्चों ने पहले ही कोचिंग ले लिया है इनकम टैक्स का, जरूर से सीए का स्टडी मैट कवर कर लीजिएगा आप लोग। या मेरा रैपिड रिवीजन आने वाला है फुल सिलेबस का विथ ऑल क्वेश्चंस ऑफ स्टडी मैट, आरटीपीस, एमटीपीस। आप रैपिड रिवीजन चैप्टर वाइज भी अटेंड कर सकते हैं दोस्तों। हमारा यूट्यूब चैनल प्रेरणा ट्यूटोरियल्स आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं, रेगुलर कनेक्टेड रहे। एडवांस अकाउंट्स का ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स विथ आरटीपी, एमटीपी, एमसीक्यूज मैंने डाल दिया है। और टैक्सेशन की बारी है, अब टैक्स भी स्टार्ट होने वाला है, तो शुरुआत पहले अमेंडमेंट से कर देते हैं, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो पहले कोचिंग ले लिए और या किसी कारण से जनवरी 26 तक का एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया। अब आपको तो नया एक्ट में आना पड़ेगा। सो आरजी है तो सब कुछ मुमकिन है। बहुत जल्दी से विद केस स्टडीज, एमसीक्यूज,
अमेंडमेंट रिवाइज करना। आइए और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मिस्टर ए फाइल्स अपडेटेड रिटर्न 24-25 असेसमेंट ईयर का 20 जून 26। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट पेएबल इज 1 लाख। कंप्यूट एडिशनल टैक्स पेएबल। तो पहले देखना है कि कौन सा ईयर में आता है। तो एंड ऑफ असेसमेंट ईयर 31 मार्च 25 हुआ और पहला साल खत्म होगा 31 मार्च 26 ने इसके बाद ही दिया है। नेक्स्ट ईयर होगा 31 मार्च 27 इसके अंदर दे दिया। तो 1 ईयर टू 2 ईयर के अंदर है। इट्स फाइल आफ्टर 12 मंथ्स अप टू 24। तो 50% आपको पे करना है एडिशनल टैक्स 50,000। बी फाइल्स अपडेटेड रिटर्न 10-23-24 का 10 अगस्त। तो सेम बेटा 23-24 31 मार्च 24। तो आप देखो बेटा 31 मार्च 25 दे देते हो तो 1 साल, 31 मार्च 26 दे देते हो तो 2 साल, 31 मार्च 27 भी नहीं हुआ 3 साल, 31 मार्च 28 4 साल। तो 70% एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा दोस्तों। NSSC files updated return within 30 months from end of relevant assessment year। तो फिर 30 months है तो 3 years के बीच है तो 60% आपको देना है। नेक्स्ट फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 व्हाट इज द लास्ट डेट अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो डन से यहाँ पे 4 साल जोड़ देंगे 31 मार्च 29। सो 31 मार्च 29 तक दे सकते हैं। आइए बेटा एक और क्वेश्चन है बहुत बढ़िया वाला, ये आपके स्टडी मेट का क्वेश्चन है बट ये स्टडी मेट में थोड़ा सा बड़ा था इंटरेस्ट टैक्स के साथ, बट हम डेट को डिस्कस करना चाहते तो डेट वाला एक्सट्रैक्ट किए। ऋषि 34 इयर्स रेसिडेंट डिड नॉट फाइल रिटर्न 2021 का भी नहीं दिया, ओ माई गॉड। 21-22 का भी नहीं दिया, ओ माई गॉड। 22-23 का भी नहीं दिया, तो बड़ा चोर निकला। ही अप्रोचेज यू ऑन 16 मई को आपके पास आया टू फाइल अपडेटेड रिटर्न फॉर ऑल असेसमेंट ईयर्स एंड यू आर रिक्वायर्ड टू गिव सजेशन। तो बेटा पहला साल आपका 2021 है तो इसका 4 साल 31 मार्च 25 को खत्म हो जाता है और ये आया 16 मई को। तो फिर अपडेटेड रिटर्न कैनॉट बी फर्निश 16 मई को 20-21 का। नेक्स्ट 21-22 का 4 साल 31 मार्च 26 को होता है तो अपडेटेड रिटर्न 16 मई को फाइल कर सकते हैं। और 22-23 का 4 साल 31 मार्च 27 को होता है तो 16 मई को कर सकते हैं विथ एडिशनल टैक्स। बेटा रिटर्न ऑफ इनकम में एक छोटा सा और अमेंडमेंट है पैन को आधार से लिंक करने का। तो एक छोटा सा अमेंडमेंट ध्यान से सुनेंगे। अ पर्सन हु हैज बीन एलोटेड पैन ऑन द बेसिस ऑफ एनरोलमेंट आईडी। पैन के लिए आधार चाहिए बट आधार नहीं था तो एनरोलमेंट आईडी के बेसिस पे आपने पैन ले लिया और 1 अक्टूबर 24 के पहले 1 अक्टूबर 24 के बाद ये सब सिस्टम बंद। जिसको भी आधार आईडी एनरोलमेंट आईडी ऑफ आधार के बेसिस पे पैन मिला है 1 अक्टूबर तक, उनको अपना आधार नंबर इंटीमेट करना है टू प्रेस्क्राइब अथॉरिटीज। बस कब तक करना है 31 दिसंबर 25 और सच डेट एज मे बी प्रेस्क्राइब। तो याद रखना जिनको पैन मिला है एनरोलमेंट आईडी के बेसिस में 1 अक्टूबर तक या उसके पहले तक उनको आधार से लिंक करना है 31 दिसंबर 25 और कोई नया डेट सरकार बताए तो किसको इंटीमेट करेंगे। प्रेस्क्राइब अथॉरिटीज में कौन होते हैं, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम और डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स और पर्सन ऑथराइज बाय सेड अथॉरिटीज। तो प्रेस्क्राइब अथॉरिटीज का नाम पूछे तो ये थोड़ा ध्यान रखना और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आप सबको। सो एनरोलमेंट आईडी के बेसिस पे आधार मिला है और पैन मिला है तो फिर उसको आपको अपना आधार भी इंटीमेट करना है, आधार लेकर इंटीमेट करना है। सो पैन एनरोलमेंट आईडी बिफोर 1 अक्टूबर, आधार लिंक बाई 31 दिसंबर। अक्टूबर से पहले पैन मिला
दिसंबर 25 तक टाइम मिला, दिसंबर 25 तक टाइम मिला, फिर उसके बाद नहीं करेंगे तो आपका जो पैन है इनऑपरेटिव हो जाएगा, इनऑपरेटिव। एक छोटा सा एमसीक्यूज रखा हूं दोस्तों। अ पर्सन हैज बीन एलोटेड पैन ऑन द बेसिस ऑफ एनरोलमेंट आईडी ऑफ आधार एप्लीकेशन फाइल बिफोर 1 अक्टूबर, पैन मिला था। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डेट ही शुड इंटीमेट हिज आधार नंबर ऑन बिफोर 31 दिसंबर 25 एटलीस्ट है दोस्तों। अब बेटा टैक्स लाइबिलिटीज में दो जगह अच्छे अच्छे अमेंडमेंट्स मिलेगा। एक डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में टैक्स रेट्स चेंज हो गया, और एक रिबेट्स और थोड़ा सा कैपिटल गेन पे बातें करेंगे। सो कैपिटल गेन पे तो लास्ट ईयर का ही अमेंडमेंट्स पे डिस्कशन करेंगे। जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम का टैक्स रेट चेंज हो गया, टैक्स रेट याद करने के लिए आपको 4 का टेबल और 5 का टेबल चाहिए। वाह सर, 4 का टेबल याद है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। वाह, तो 5 का 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 20 25 30। वाह, सो सिंपल। तो देखो आपके सर बोलते थे ना बचपन में, बेटा क्लास प्ले ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 का पढ़ा हुआ भी काम आएगा। आ गया ना 4 का टेबल, अप टू 4 लाख नील, और 4 लाख से 8 लाख तक, इधर से 4 का टेबल, इससे 5 का टेबल 5%, 8 से 12 तक 10%, 12 से 16 तक 15%, 16 से 20 20%, एंड 20 से 24 25%, 24 के एबोव रहेगा तो 30%। एक छोटा सा एग्जाम्पल लाया हूँ बेटा, ये इंपॉर्टेंट है सबके लिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल लाया हूँ डिफॉल्ट स्कीम का। मिस्टर एक्स का 25 लाख इनकम है, कंप्राइजिंग एचपी इंटरेस्ट कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी डिफॉल्ट स्कीम पे। सो बेटा अप टू 4 लाख नील, 4 लाख से 8 लाख, नेक्स्ट 4 लाख पे 5%, नेक्स्ट 4 लाख पे 10%, नेक्स्ट 4 लाख पे 15%, नेक्स्ट 4 लाख पे 20%, और फिर 4 लाख पे 25%, और 24 लाख के ऊपर जो आ जाएगा दोस्तों उस पे 30%। आपको पता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है, दिस इज योर टैक्स लाइबिलिटी। यस, नाउ रिबेट अंडर सेक्शन 87A डिफॉल्ट स्कीम में बहुत अच्छा अमेंडमेंट आया है दोस्तों। रिबेट टू रेसिडेंट इंडिविजुअल अंडर डिफॉल्ट स्कीम, पहले 7 लाख तक का इनकम टैक्स फ्री होता था, अब 12 लाख तक अगर आपका इनकम है, जो डिफॉल्ट स्कीम के रेट पे आता है वो 5 10 15 वाला परसेंटेज पे, तो अप टू 12 लाख तक का इनकम पे नो टैक्स। सो रिबेट का लिमिट 25,000 से 60,000 हो गया। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के एग्जाम के लिए। सो डिफॉल्ट स्कीम में अप टू 12 लाख तक का इनकम पे नो टैक्स, एंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिबेट इज 60,000। दोस्तों इस पे एक छोटा सा अपने एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर इसमें एक मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट है, और ये रिबेट कौन कौन से इनकम पे नहीं मिलेगा उस पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला एक एग्जाम्पल देखेंगे। मिस्टर राघव, एक 26 ईयर्स रेसिडेंट इंडिया, टोटल इनकम 1050, यस फुल रिबेट मिलने वाला है। सैलरी इनकम इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट टैक्स लाइबिलिटी, ही ऑप्ट्स फॉर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। ये जरूर से देखना है, नॉर्मल टैक्स रिजीम पे जो सिस्टम है उस पे कोई अमेंडमेंट नहीं है दोस्तों, वो भी मैं डिस्कस कर लूंगा, बट आइए इस पे देखते हैं। सो कंपटीशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, राघव असेसमेंट ईयर, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, टोटल इनकम 10,50,000, अभी अभी देखे थे 4 का टेबल और उधर 5 का टेबल। फर्स्ट 4 लाख नो इनकम, 4 लाख टू 8 लाख, नेक्स्ट 4 लाख पे 5% 20,000, एंड 8 लाख के बाद 10,50,000, 2,50,000 पे 10% 25, योर टैक्स बिकेम 45। सिंस योर इनकम इज अप टू 12 lakhs के अंदर है तो मैक्सिमम 60,000 का रिबेट मिलना है, तो ये तो 45,000 है टैक्स पेबल नील। सो दोस्तों ये जो रिबेट आप कैलकुलेट करेंगे ना, ये डिफॉल्ट स्कीम पे ये रिबेट स्पेशल जो टैक्स रेट वाला इनकम है उस पे नहीं मिलेगा। तो डिफॉल्ट स्कीम में रिबेट लेते समय ध्यान रखेंगे जो कैपिटल गेन वाला टैक्स है, कैपिटल गेन, वो STCG 111A LTCG दोनों,
STCG 111A वाला, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल होता है वो तो नॉर्मल रेट पे आता है, स्पेशल रेट तो 111A वाला ही है, और CG का दोनों 112 और 112A ये स्पेशल रेट है, और कैजुअल इनकम इन सब से रिबेट नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इस पे भी मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल रखा है, आइए दिखाता हूं मैं। देखो बेटा, टोटल इनकम 12 लाख है, 8 लाख सैलरी एंड अदर सोर्सेज, 4 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्टॉक ऑफ म्यूचुअल फंड, स्टॉक और म्यूचुअल फंड। तो बेटा ये बेसिकली 111A में कवर्ड हो जाता है। इसका टैक्स रेट 20% है, डिस्कस करने वाला हूँ। सो अंडर 87 ए रिबेट अलाउड ओनली अप टू 8 लाख सैलरी इनकम पे, हाउएवर 4 लाख STCG पे 20% एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। 80,000 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आएगा, वो अलग ही है, उसे देखना ही अलग से। तो डिफॉल्ट स्कीम पे जो रिबेट मिलेगा 87A का, वो 111A पे नहीं मिलेगा, CG दोनों पे नहीं मिलेगा, और कैजुअल इनकम वगैरह जो रेट है उस पे नहीं मिलने वाला है दोस्तों। फिर एक छोटा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको याद होगा, मार्जिनल रिलीफ, जिनका 12 लाख तक इनकम है उसको टैक्स नहीं देना है। अगर आपका 12 लाख से थोड़ा भी इनकम बढ़ गया, 12 लाख, 10,000, 5,000 हो गया, तो आपको बहुत टैक्स देना पड़ेगा। तो जिन लोगों का इनकम 12 लाख से जस्ट थोड़ा सा अधिक है, से 12 लाख 10,000 हो गया ना, तो उनके लिए थोड़ा सा एक रिलीफ है, ध्यान से देखिएगा। कंसेप्ट विथ एग्जाम्पल, ये सबको ट्रिकी लगता है तो मैं कोशिश करूंगा इसे समझाऊं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टोटल इनकम रेसिडेंट इंडिविजुअल एक्सीड्स 12 lakhs अंडर 115 BAC डिफॉल्ट स्कीम, रिबेट 87A रेस्ट्रिक्टेड, 87A का रिबेट मिलेगा। टैक्स पेबल डज नॉट एक्सीड्स एक्सेस ऑफ इनकम ओवर 12 lakhs, मतलब आपका जितना इनकम बढ़ेगा 12 लाख से ऊपर ना, उतना ही टैक्स देने का है, उससे ज्यादा नहीं। आपका इनकम 1,000 रुपया बढ़ा 12 लाख के ऊपर, तो 60,000 प्लस और उतना टैक्स नहीं देना, 1,000 ही देना है। सो रिबेट 87A का रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट तक टैक्स कंप्यूटेड एंड कैनोट एक्सीड सच टैक्स, ये तो ये बता दिया। जो 115 BAC में जो टैक्स निकला था उसी पे रिबेट मिलेगा, और टैक्स से ज़्यादा नहीं, और स्पेशल रेट तो अलग अलग सेक्शन पे, इस पे रिबेट नहीं मिलेगा। बट डिफॉल्ट वाला पे ये है, नॉर्मल वाला पे ओनली 112A रोका है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा जब नॉर्मल वाला स्कीम करेंगे। नॉर्मल स्कीम हाजिर हो, कहाँ हो, ये रिबेट अंडर ओल्ड ऑप्शनल नॉर्मल स्कीम, वहाँ पे ओनली 112A को रोका गया था, बट डिफॉल्ट पे सब कुछ, तो आपको ये डिफरेंस मेंटेन करके रखना है। सो मैं अभी आप लोग को मार्जिनल रिलीफ के बारे में बता रहा था, किसको मिलेगा, जिनका इनकम 12 लाख से थोड़ा सा ऊपर है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मार्जिनल रिलीफ लाया हूँ, ध्यान से देखेंगे। मार्जिनल रिलीफ अंडर 87A रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगा, डिफॉल्ट स्कीम में सब ठीक है, 12 लाख से ऊपर। रिबेट इक्वल टू, ध्यान देना, रिबेट कितना मिलेगा, टैक्स ऑन टोटल इनकम, आपका 12 लाख 10,000 इनकम है तो टैक्स निकालिए, अमाउंट बाय विच इनकम टोटल इनकम एक्सीड्स 12 lakhs, इन दोनों का डिफरेंस रिबेट मिलेगा। व्हेन टैक्स इज हायर एक्सेस इनकम, दैट इज 12 के ऊपर जितना इनकम टैक्स भी उतना ही। 12 लाख के ऊपर 1,000 मेरा इनकम है तो टैक्स कुछ भी निकालो 1,000 ही टैक्स देंगे। कैलकुलेशन का तरीका देखना, सबसे पहले फाइंड एक्सेस इनकम निकाल दो, टोटल इनकम माइनस 12 lakhs, इसको ए बोलना, और टैक्स निकालो भाई 115 BAC के हिसाब से बी निकालना। फिर कंपेयर करो, बी टैक्स ज्यादा हो गया इनकम से तो बी माइनस ए रिबेट। विथ एग्जाम्पल समझेंगे दोस्तों, ये मैं आपके लिए एग्जाम्पल रखा हूं, ये आपके स्टडी मेट का एग्जाम्पल है, इसे इग्नोर नहीं करना। MCQs डायरेक्ट क्वेश्चंस कहीं भी मिल सकते हैं। मिस्टर पवन एज 35 ईयर्स, रेसिडेंट इन इंडिया, टोटल इनकम 12 लाख 15,000। काश बच्चा का इनकम 12 लाख होता तो टैक्स देना नहीं पड़ता, 12 लाख पार हो गया ना तो अभी देखना इसका क्या हाल होने वाला है। सैलरी इनकम इंटरेस्ट ठीक है, रिबेट मिलेगा, टैक्स लायबिलिटी और डिफॉल्ट स्कीम। सो सबसे पहले टोटल इनकम 12 लाख 15,000, फर्स्ट स्टेप इनकम एबोव
12 lakhs, 15,000 इनकम बढ़ा, इस बंदा को 15,000 से 1 रुपया भी ज्यादा टैक्स नहीं देना है। आएगा तो क्या करोगे, डिस्काउंट दे देंगे। टैक्स ऑन टोटल इनकम, 12 लाख तक का इनकम पे 60,000 का टैक्स है। ये एग्जाम्पल मैंने कराया था, इसीलिए 12 लाख तक के इनकम पे 60,000 का टैक्स है। यस, और फिर 15,000 पे 15%, 62,250। बताओ तो ये सर फोड़ेगा वॉल पे। इनकम बढ़ा 15,000, टैक्स बढ़ा 62,250। ये सरचार्ज के साथ भी था दोस्तों, यहाँ भी है। तो 62,250 माइनस 15,000, रिबेट 87A, टैक्स ज़्यादा हो गया इनकम से, 47,250 रिबेट मिलेगा। तो 15,000 पे ही टैक्स देना है, 4% सरचार्ज। ये सिचुएशन आ जाए ना तो सोच लेना कि 15,000 पे ही टैक्स देना है, बाकी का जितना लगा रिबेट। फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्ट करो, जो भी करो। सिंस टोटल इनकम मार्जिनली एक्सीड्स 12 लाख, 87 का रिलीफ, मार्जिनल रिलीफ रेस्ट्रिक्टेड बाय मार्जिनल रिलीफ, तो 15,000 पे ही टैक्स देना है दोस्तों। बस एक बात याद रखना कि ये रिबेट वगैरह स्पेशल टैक्स रेट पे नहीं मिलने वाले हैं। आइए बेटा, अब इसका डिटेल बता देते हैं। रिबेट 60,000 रेसिडेंट इंडिविजुअल डिफॉल्ट, ये इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया उनको ही मिलेगा। टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 12 लैक्स, रिबेट मिलेगा। टैक्स पेबल बिफोर सेस, सेस के पहले, और 60,000 विच एवर इज लोअर, रिबेट मिलेगा। नॉट अलाउड ऑन दिस इनकम, ध्यान रखना। मार्जिन रिलीफ बता दिए बेटा। साथ साथ में अपने एक ये इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है नॉर्मल स्कीम पे, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। रेसिडेंट इंडिविजुअल इनकम अप टू 5 लाख, सो 12,500 तक रिबेट मिलेगा इनकम टैक्स, और 12,500 विच एवर इज लोअर। और ये रिबेट 112A वाले इनकम पे नहीं मिलेगा। बट 87 जो डिफॉल्ट स्कीम, कोई भी सीजी और 111A ST सीजी पे भी नहीं मिलेगा। ये रिबेट नॉर्मल स्कीम का 111A पे भी मिल जाएगा, नॉर्मल LTCG पे मिल जाएगा, 112A पे नहीं मिलेगा। हालांकि कोई अमेंडमेंट नहीं है, टेंशन नहीं लेना है आपको, वो डिफरेंस को आपको रिलेट कर रहे हैं। पीयूष 35 रेसिडेंट, टोटल इनकम 4,15,000, सैलरी, बैंक डिपॉजिट, टैक्स लाइबिलिटी फॉर दिस ऑप्ट आउट ऑफ डिफॉल्ट स्कीम, नॉर्मल सिस्टम पे तो टैक्स जीरो। टोटल इनकम 4,50,000, 2,50,000 पे नो, और बाकी पे 5%, 2,50,000 टू 5 लाख था बेटा, 5%, तो 8,250 रिबेट मिल जाएगा। टैक्स लाइबिलिटी इज निल। नाउ बेटा लास्ट पॉइंट, और स्पेशल टैक्स रेट, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, पहले का ये, फिर भी देख लीजिए। 112A ये नॉर्मल LTCG का है। LTCG पे 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन टैक्स रेट है। LTCG पे 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। बट कोई लैंड एंड बिल्डिंग एक्वायर किया गया था बिफोर 23 जुलाई 24, कोई अमेंडमेंट नहीं, ये लास्ट ईयर ही हुआ था, और इंडिविजुअल आपने बेचा है बाद में, तो ऑप्शन है 20% विथ इंडेक्सेशन भी जा सकते हो, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। सो लैंड एंड बिल्डिंग रेसिडेंट इंडिविजुअल हब के लिए, पुराना वाला लैंड एंड बिल्डिंग के लिए दोनों स्कीम है। विथ इंडेक्सेशन 20%, विदाउट इंडेक्सेशन 12.5%। ये विथ इंडेक्सेशन का कैलकुलेशन अब भारतवर्ष में नहीं है, दिस इज ओनली फॉर टैक्स कैलकुलेशन, याद रखना। विथ इंडेक्सेशन भी अगर टैक्स दे रहे हो तो वर्किंग नोट के लिए, जीटीआई में विदाउट इंडेक्सेशन ही करना है, ये सब पढ़े होंगे। 112A सबका पढ़ा हुआ है बेटा। LTCG इक्विटी शेयर्स, इक्विटी फॉर बिजनेस ट्रस्ट, और शेयर्स पे STT खरीदने बेचने दोनों समय देना है, बाकी पे बेचते समय 12.5% टैक्स रेट है इन exceeding 1,25,000। LTCG माइनस 1,25,000 पे 12.5%, और ये 1,25,000 एक साल में ही मैक्सिमम इतना मिलेगा। और 111A को तो धो दिया, पहले 15% था, लास्ट ईयर अमेंडमेंट आया था 23 जुलाई 24 से 20% कर दिया। ये पढ़ा है बेटा आपका। अब जो भी बाकी रह गया अमेंडमेंट्स हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे, तो आप लोग जरूर से सभी इन अमेंडमेंट्स को प्रैक्टिस करना,
और कमेंट सेक्शन पे लिखना आपको ये लेक्चर कैसा लगा और क्या इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए, और बहुत अच्छा लगा तो थम्स अप चाहिए, और इम्प्रूवमेंट चाहिए कुछ और सर डाल देते क्वेश्चंस वगैरह तो फिर अच्छा होता, वो भी लिखेंगे। बट एक बात याद रखना, पूरे इनकम टैक्स, पूरे जीएसटी का रैपिड रिवीजन आपको मिलने वाला है, कवरिंग ऑल कंसेप्ट्स, प्रोविजंस, चार्ट्स, न्यूमेरिक्स के साथ, और विद स्टडी मेट, आरटीपीस, एमटीपीस के क्वेश्चंस, एमसीक्यू सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी विद सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। सो आप गेट कनेक्टेड विद प्रेरणा ट्यूटर्स के यूट्यूब चैनल, एंड दैट्स इट आज के लिए। आप सभी से मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू एवरीबॉडी।